Hello everyone, welcome to Sci-Medical Biochemistry. I'm your biochemistry educator Pushpanjali, and today we are going to discuss tyrosine metabolism and its related clinical cases. So this topic is extremely important for MBBS first year university examinations and also highly relevant for NEET PG preparation. So make sure you understand it carefully because it is a high yield concept for both conceptual clarity and exam point of view. Let's get started. तो टायरोसिन मेटाबॉलिज्म को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि टायरोसिन क्या है। तो टायरोसिन एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है, क्योंकि हम जानते हैं कि और भी एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं लाइक फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन, और टायरोसिन भी क्या है, एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है। और ये कैसा अमीनो एसिड है? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, मीन्स न्यूट्रिशन के थ्रू हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है। सो नाउ यू मे नोटिस दैट alongside tyrosine metabolism protein, glucose and fats are also mentioned, है ना, दिख रहा होगा आपको। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये टायरोसिन जो है ना ओवरऑल बॉडी मेटाबॉलिज्म से कनेक्टेड है। क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि प्रोटीन से तो डायरेक्टली है, अभी हम मेटाबॉलिज्म देखेंगे भी, टायरोसिन का एनाबॉलिज्म देखेंगे, कैसे सिंथेसिस हो रही है, कैसे कैटाबॉलिज्म हो रहा है, लेकिन ये ग्लूकोज और फैट से कैसे कनेक्टेड है? हाँ, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली ज़रूर कनेक्टेड होता है। तो अब इनडायरेक्टली कैसे कनेक्टेड होता है, मैं आपको वो लिंक भी बताती हूँ। जैसे हम आगे भी मेटाबॉलिज्म जब देखेंगे, कैटाबॉलिज्म देखेंगे टायरोसिन का, तो वहाँ दो प्रोडक्ट्स आप देखेंगे, फ्यूमेरेट भी बनेगा और एसिटोएसीटेट भी बनेगा। और आपको पता है कि फ्यूमेरेट क्या है? क्रेब्स साइकिल का एक इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि उधर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व होता है। फैट जो है एसिटोएसीटेट, आपको पता है कि कीटोन बॉडीज़ है, कीटोन बॉडी जो कि फैट मेटाबॉलिज्म का पार्ट हो जाएगा। आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन आप इनडायरेक्ट वे में ज़रूर बोल सकते हैं कि टायरोसिन जो है वो प्रोटीन, ग्लूकोज, फैट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। तो हम कह सकते हैं कि टायरोसिन मेटाबॉलिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड मेटाबॉलिज्म, नॉट अ सेपरेट पाथवे, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि कुछ आपको प्रोडक्ट्स भी दिख रहे होंगे राइट हैंड साइड में, जो कि टायरोसिन जो है कुछ मल्टीपल बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस बनाता है बॉडी में। जैसे कि आप देख रहे होंगे मेलानिन्स देख रहे होंगे, जो कि स्किन, हेयर, आई में पिगमेंट देता है, कलर देता है। डोपामीन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप देख रहे हैं होता है। फिर नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, एड्रिनल मेड्यूला, ठीक है। और उसके अलावा थायरॉक्सिन, T4 और T3 जो कि थायरॉइड ग्लैंड बनाता है इसको, ट्राई आइडोथायरोनिन को। तो इन सब की सिंथेसिस के लिए भी, सिंथेसिस करने के लिए ये टायरोसिन प्रिकर्सर की तरह काम करता है। तो टायरोसिन हम बोल सकते हैं कि बॉडी में मल्टीपल बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस बनाता है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा? मेलानिन देखा, ये स्किन, हेयर और आइज़ को कलर देता है। इसी के वजह से हमारे बॉडी का पिगमेंटेशन जो है ना वो डिसाइड होता है। उसके बाद आते हैं कैटिकोलामीन पर, मतलब जो क्या करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्ट्रेस रिस्पॉन्स से रिलेटेड होता है। तो टायरोसिन क्या करता है ना, सबसे पहले डोपा को बनाता है और फिर क्या करता है, डोपामीन को, जो कि ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। फिर डोपामीन से क्या बनता है? नॉर एपिनेफ्रिन, जो अलर्टनेस और सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और नॉर एपिनेफ्रिन से बनता है एपिनेफ्रिन, जो मेनली एड्रिनल मेड्यूला से रिलीज होता है और ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आते हैं थायराइड हार्मोन्स पर, जो कि टायरोसिन से बनता है। और थायरॉक्सिन जो है वो क्या है? टेट्राआइडोथायरोनिन और ट्राईआइडोथायरोनिन, जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं और बॉडी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टायरोसिन इज अ प्रिकर्सर ऑफ पिगमेंटेशन, न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड थायराइड हार्मोन्स। देन अब हम आते हैं सिंथेसिस ऑफ टायरोसिन, मीन्स हम पहले टायरोसिन का एनाबॉलिज्म देखते हैं। तो एनाबॉलिज्म देखने से पहले हम ये देखेंगे कि टायरोसिन बॉडी में किस तरीके से आता है। तो दो तरीके हैं जिससे हमें टायरोसिन बॉडी में मिलता है। पहला डाइट से, जो कि फूड प्रोटीन से, और दूसरा इंडोजेनियसली सिंथेसाइज होता है फ्रॉम फिनाइलएलेनिन। अब हम वही सिंथेसिस को देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथवे है कि कैसे फिनाइलएलेनिन से टायरोसिन बनता है। तो फिनाइलएलेनिन से टायरोसिन एक एंजाइम की प्रेजेंस में बनता है, जिसको हम बोलते हैं फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। और इस एंजाइम को आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन और टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन, जिसको हम BH4 भी बोलते हैं, कोफैक्टर चाहिए होते हैं।
तो टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन जो आप देख रहे हैं, ये टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग कोफैक्टर, याद रखिएगा। ये क्या करता है, फिनाइल एलेनिन को हाइड्रोक्सिलेट करके टायरोसिन बनाता है। मतलब ठीक है, तो आपने क्या देखा कि फिनाइल एलेनिन को ये हाइड्रोक्सिलेट करके टायरोसिन बनाएगा, और रिएक्शन के बाद क्या होगा, जब ये रिएक्शन हो जाएगी तो ये टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाता है, डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन बन जाता है। और अब डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन जो है वो डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन रिडक्टेस का रोल आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन को वापस रिड्यूस करके टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन बना देता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपने समझना है। और आप जब फिनाइल एलानिन मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जब ये फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम डेफिशिएंट हो जाती है, ब्लॉक हो जाता है अगर ये पाथवे, तो क्या हो जाता है, फिनाइल एलानिन एक्यूमुलेट होने लगती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है। अब हम आते हैं टायरोसिन कैटाबॉलिज्म पर, मींस अब हम इसके डिस्ट्रक्टिव पाथवे पर आते हैं। टायरोसिन का कैटाबॉलिज्म हम क्या देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट एंजाइम्स एंड कोफैक्टर, जो एग्जाम्स में ना बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो टायरोसिन का ब्रेकडाउन मेनली कहाँ पर होता है, लीवर में होता है, और एंड प्रोडक्ट्स होते हैं क्या क्या, फ्यूमेरेट, जो अभी हम डिस्कस कर चुके थे कि कैसे वो फैट और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, अभी आप देखेंगे। तो इसके एंड प्रोडक्ट्स आपको क्या देखने को मिलेंगे, फ्यूमेरेट मिलेगा जो कि ग्लूकोजेनिक प्रोडक्ट होता है, और एसिटोएसिटेट मिलेगा जो कि क्या करता है, कीटोन बॉडी बनाता है। इसीलिए ना हम इस अमीनो एसिड को इसको भी और फिनाइल एलानिन को भी, क्योंकि फिनाइल एलानिन से ही अल्टीमेटली टायरोसिन बनता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, पार्टली ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक अमीनो एसिड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसमें आप लिख सकते हैं कि ये जो टायरोसिन है ये पार्टली क्या है, ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक होता है। देन आते हैं हम स्टेप 1 पर। स्टेप 1, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो ये स्टेप्स हैं इनमें ये जो एंजाइम्स है जिसको मैंने रेड से इंडिकेट किया है, ये बता रहे हैं, मैंने नीचे इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स को बता रहे हैं ये रेड बार, और 1 2 3 4 से फिर मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है कि कौन सा किस एंजाइम की डेफिशिएंसी से क्या डिसऑर्डर होते हैं, कौन सा मेटाबॉलिक डिफेक्ट होता है। ठीक है, अब आप देखिए पहला रिएक्शन स्टेप 1 देखिएगा, जिसमें आप क्या देख रहे हैं कि एल टायरोसिन किस में कन्वर्ट हो रहा है, पी हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो सबसे पहले टायरोसिन का क्या होगा, आप देखिए यहाँ ट्रांस एमिनेशन होता है, और इस रिएक्शन में एंजाइम होता है टायरोसिन ट्रांस एमिनेज, या फिर इसको हम टायरोसिन अमीनो ट्रांसफरेज भी बोलते हैं। इसका को फैक्टर क्या होगा, ऑब्वियसली ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन हो रहा है तो को फैक्टर यहाँ पर आ जाता है पिरिडॉक्सिल फॉस्फेट, मीन्स विटामिन B6। यहाँ टायरोसिन का जो अमीनो ग्रुप होता है वो रिमूव होता है और अल्फा कीटोग्लूटरेट को ट्रांसफ़र हो जाता है, जो कि आप अल्फा कीटोग्लूटरेट देख रहे होंगे। अल्फा कीटोग्लूटरेट को ट्रांसफ़र हो जाता है जिससे ग्लूटामेट बनता है। क्या बन रहा है, ग्लूटामेट बन जाता है। इस एंजाइम की डेफिशिएंसी से टाइप 2 टायरोसिनीमिया होता है। क्या होता है, टाइप 2 टायरोसिनीमिया मीन्स टायरोसिन ट्रांसएमिनेज की डेफिशिएंसी से टाइप 2 टायरोसिनीमिया होता है, जिसको हम रिचनर हैनार्ड सिंड्रोम भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये क्या करता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इट कॉजेस हाई लेवल ऑफ टायरोसिन इन ब्लड और लीडिंग टू पेनफुल स्किन लीजन्स ऑन पाम्स एंड सोल्स, कॉर्नियल डैमेज कर देगा और पोटेंशियल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कर देता है। ठीक है, देन अब हम आते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 क्या है, पी हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरूवेट से क्या बनेगा, होमोजेंटिसेट बनता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पी पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरूवेट हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, इसको हम ना डाईऑक्सीजनेज भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं किसी टेक्स्ट बुक में आपको डाईऑक्सीजनेज भी देखने को मिलेगा, मोस्ट टेक्स्ट बुक में डाईऑक्सीजनेज भी मिलता है, हाइड्रोक्सिलेज भी मिलेगा, दोनों में से कोई भी गलत नहीं होता है। और हाइड्रोक्सिलेज जो इसका नाम हो रहा है वो इसके फंक्शन के बेसिस पे हो रहा है, क्योंकि इसका काम यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेशन करना होता है। ठीक है, अब इस एंजाइम की डेफिशिएंसी से क्या होता है, दूसरा नंबर आप देखिए नियोनेटल टायरोसिनीमिया हो जाती है, यानी कि पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरूवेट हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी में नियोनेटल टायरोसिनीमिया होता है। देन आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होगा, होमोजेंटिसेट से क्या बनेगा, मेलाइल एसिटोएसिटेट बनेगा।
ठीक है, ये स्टेप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ये कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या देख रहे हैं, होमोजेंटिसेट से क्या बन रहा है, मिलाइल एसिटोएसिटेट बन रहा है। किसकी प्रेजेंस में बन रहा है, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज, और कोफैक्टर आपको क्या दिख रहा है, Fe2+ दिख रहा है। और इस स्टेप में क्या होता है, एरोमेटिक रिंग जो होती है, एरोमेटिक रिंग का ब्रेकडाउन होता है, और ये एंजाइम डिफेक्टिव हो जाए तो एक कंडीशन होती है अल्केप्टिन्यूरिया, जिसमें यूरिन ब्लैक कलर का हो जाता है। स्टैंडिंग अभी हम आगे इसके बहुत सारे क्लिनिकल केसेस देखेंगे, क्लिनिकल केसेस सॉल्व करेंगे, वहाँ भी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या होता है कि होमोजेंटिसेट एक्यूमुलेट हो जाता है। या तो होमोजेंटिसेट आपको लिखा मिलेगा, या तो आपको होमोजेंटिसिक एसिड लिखा भी मिलेगा, तो दोनों में से कोई गलत नहीं है। तो ये होमोजेंटिसेट, ऑब्वियसली ये एंजाइम डेफिशिएंट है होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज, तो क्या होगा, होमोजेंटिसेट एक्यूमुलेट होने लग जाएगी। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हुआ, एल्केप्टिन्यूरिया होती है, आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है मिलाइलो एसिटोएसिटेट से क्या बनेगा, फ्यूमेराइल एसिटोएसिटेट बनेगा। और अब यहाँ पर क्या होता है, आइसोमराइजेशन होता है। एंजाइम होता है मिलाइलो एसिटोएसिटेट आइसोमरेज, या फिर इसको सिस ट्रांस आइसोमरेज भी बोलते हैं, और कोफैक्टर होता है ग्लूटाथायोन। ये रिएक्शन आप देख रहे होंगे सारे, ये रिएक्शन भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये रिएक्शन आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और यहाँ सिस फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है ट्रांस फॉर्म में। ठीक है, अब हम आते हैं स्टेप 5 पे। स्टेप 5 में आप देखेंगे कि फ्यूमेराइल एसिटोएसिटेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्जन होता है फ्यूमेरेट, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, फ्यूमेरेट और एसिटोएसिटेट में कन्वर्जन हो जाता है। और इस फाइनल स्टेप में होता है, कौन सा एंजाइम आता है करवाने के लिए ये कन्वर्जन, फ्यूमेराइल एसिटोएसिटेट हाइड्रोलेज आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्यूमेराइल एसिटोएसिटेट स्प्लिट हो जाता है दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स में, फ्यूमेरेट में जो कि TCA साइकिल में एंटर करता है एनर्जी या ग्लूकोज फॉर्मेशन करने के लिए, और दूसरा जो एसिटोएसिटेट है वो क्या करता है, एनर्जी प्रोडक्शन में जाता है, यानी कि कीटोन बॉडी पाथवे में चला जाता है। तो इस स्टेप में जो एंजाइम है फ्यूमेराइल एसिटोएसिटेट हाइड्रोलेज, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, टाइप 1 टायरोसिनीमिया होती है और टायरोसिनोसिस होती है। तो ये एक बहुत ही मोस्ट सीवियर फॉर्म होता है टायरोसिन मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर का, ध्यान रखिएगा। इसमें लीवर फेलियर, रीनल ट्यूब्यूलर डिसफंक्शन कराता है, और आगे हम इसका और भी डिटेल में देखेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, फ्यूमेराइल एसिटोएसिटेट हाइड्रोलेज क्या करेगी, ये टाइप 1 टायरोसिनीमिया कॉज करती है, जिसको हम टायरोसिनोसिस भी बोलते हैं। तो टायरोसिन अमीनो ट्रांसफरेज या ट्रांसअमीनेज की वजह से टाइप 2 टायरोसिनीमिया होता है, और फ्यूमेराइल एसिटोएसिटेट हाइड्रोलेज की वजह से टाइप 1 टायरोसिनीमिया होती है। अब जो मैंने आपको स्टेप्स बताए, वही स्टेप्स यहाँ पर स्टेप वाइज लिखे हैं, आपने एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। जैसे स्टेप 1 क्या हुआ, सबसे पहले आपने देखा फिनाइलएलनिन का टायरोसिन में कन्वर्जन हुआ, फिर स्टेप 2 में ट्रांसएमिनेशन हुआ, टायरोसिन ट्रांसएमिनेशन होकर के पैराहाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड बनाया इन द प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन ट्रांसएमिनेज। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हुआ, कौन सा कोफैक्टर, पेरिडॉक्सिल फॉस्फेट की प्रेजेंस में हुआ, और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से इंड्यूस किए जाते हैं। प्रोडक्शन स्टेप 3 में क्या हुआ, होमोजेंटिसिक एसिड बनी, जो कि पैराहाइड्रोक्सीफिनाइल पायरुवेट हाइड्रोक्सिलेज से बनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये कैसा एंजाइम है, कॉपर कंटेनिंग एंजाइम है। फिर क्या होता है, एरोमेटिक रिंग का क्लीवेज होता है। ठीक है, होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज क्या करेगा, ओपन करेगा रिंग को, और फिर क्या मिल जाता है, 4 मिलाइल एसिटोएसिटेट मिल जाता है। फिर आइसोमेराइजेशन होता है, फिर सिस टू ट्रांस आइसोमेराइजेशन आपको देखने को मिलेगा, और फिर हाइड्रोलिसिस होती है। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, ग्लूकोजेनिक प्रोडक्ट बनेगा फ्यूमेरेट, और कीटोन बॉडी बनेगी एसिटोएसिटेट। तो हम इसीलिए फिनाइलएलनिन और टायरोसिन को क्या बोलते हैं, पार्टली ग्लूकोजेनिक एंड पार्टली कीटोजेनिक। अब हम आते हैं क्लिनिकल केसेस पे आते हैं, जो अभी हमने पढ़ा, जो हमने ये कैटाबॉलिज्म अभी देखा और एनाबॉलिज्म, उनके बेसिस पर अब हम देखेंगे कुछ क्लिनिकल केसेस। ठीक है, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, एल्बिनिज्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एल्बिनिज्म क्या है, टायरोसिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है, जो कि ये
एल्बिनिज्म जो है ना वो टायरोसिन मेटाबॉलिज्म पाथवे में डिफेक्ट की वजह से ही होता है, लेकिन मेन डिफेक्ट जो है ना उसके कैटाबॉलिक पाथवे में नहीं होता। ये मेनली एक स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो मेलानिन सिंथेसिस पाथवे में डिफेक्ट की वजह से होता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ कंडीशन इन विच अ डिफेक्ट इन टायरोसिन मेटाबॉलिज्म रिजल्ट्स इन अ डेफिशिएंसी इन प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन, क्योंकि आपने भी पता है कि टायरोसिन क्या है, मेलानिन पिगमेंट्स बनाती है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होने लगता है, स्किन, हेयर और आइज़ में पिगमेंट की एब्सेंस हो जाती है। तो अभी आप ना एक पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पर, ये पिक्चर से भी पहले आप इस पाथवे को देख सकते हैं कि टायरोसिन कैसे टायरोसिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनाता है, डोपा बनाता है। और डोपा मीन्स क्या होता है, डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एलेनिन, ठीक है। और अगर स्पेसिफिकली बोलूँ तो 3,4 डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एलेनिन, ठीक है। अब ये टायरोसिन से बनता है और मेलानिन और कैटिकोलामीन सिंथेसिस दोनों में इंटरमीडिएट की तरह होता है, और ये कन्वर्जन जो है, ये कन्वर्जन टायरोसिन से डोपा का टायरोसिनेज एंजाइम करवाता है। तो एल्बिनिज्म क्या है, एल्बिनिज्म डिफेक्ट है मेलानिन बायोसिंथेसिस का ड्यू टू टायरोसिनेज एंजाइम डेफिशिएंसी। तो अभी आप देखेंगे कि ये डिसऑर्डर जो है ये डिफरेंट इनहेरिटेंस पैटर्न्स में मिल सकता है, लेकिन इसका जो मोस्ट कॉमन मोड होता है वो होता है ऑटोसोमल रेसेसिव होता है, ठीक है। ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस जो है वो सबसे कॉमन मोड होता है, और कुछ रेयर फॉर्म्स भी होते हैं लाइक ऑटोसोमल डोमिनेंट या फिर एक्स लिंक भी हो सकता है। और अब हम देखते हैं सीवियर फॉर्म देखते हैं क्या है, कंप्लीट एल्बिनिज्म का। अभी मैंने आपको एल्बिनिज्म बताया, लेकिन एक एल्बिनिज्म जो है ना एक ब्रॉड टर्म है, और जो कंप्लीट एल्बिनिज्म है ना उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो क्या कहते हैं कंप्लीट एल्बिनिज्म क्या है, एल्बिनिज्म का ही मोस्ट सीवियर फॉर्म है जिसमें टायरोसिनेज एंजाइम कंप्लीटली एब्सेंट हो जाती है। क्योंकि अभी मैंने बोला था एल्बिनिज्म के केस में कि डिफेक्ट क्या होता है, रिजल्ट इन पार्शियल और फुल एब्सेंस ऑफ पिगमेंट। तो मैंने बोला था पार्शियल भी हो सकता है, फुल भी हो सकता है, लेकिन आपने ध्यान रखना है जब कंप्लीट मीन्स फुल एब्सेंस हो जाती है, फुल टायरोसिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वो जो कंडीशन कॉज करेगी वो क्या करेगी, कंप्लीट एल्बिनिज्म की कंडीशन कॉज करेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें मतलब मेलानिन पिगमेंट बिल्कुल नहीं बनता। तो हम एक सिंपली एक पॉइंट कह सकते हैं कि एवरी कंप्लीट एल्बिनिज्म इज एल्बिनिज्म, बट एवरी एल्बिनिज्म इज नॉट कंप्लीट एल्बिनिज्म, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या होगा, कंप्लीटली मेलानिन पिगमेंट चला जाता है, नहीं रहता। इसके वजह से क्या होगा, हाइपोपिगमेंटेशन होती है, और अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को विजन डिफेक्ट्स, फोटोफोबिया, सनलाइट हर्ट्स देयर आइज, और इंक्रीज रिस्क होता है किसका, स्किन कैंसर का। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये पिक्चर्स जो हैं ये एल्बिनिज्म पेशेंट्स को शो करती हैं जहाँ मेलानिन पिगमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से आप देख सकते हैं कि स्किन बहुत लाइट अपीयर करता है, और ये चेंजेस किसकी वजह से हुए आपने देखा, टायरोसिनेज डेफिशिएंसी के कारण मेलानिन सिंथेसिस कम होने की वजह से होता है, ठीक है। अब हम आते हैं एल्केप्टेन्यूरिया पे। तो एल्केप्टेन्यूरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव कंडीशन है, और ये एक रेयर मेटाबॉलिक कंडीशन है जो किसकी वजह से होता है, अभी हमने डिस्कस किया था जब कैटाबॉलिज्म को भी डिस्कस किया था, होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज या फिर होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज भी बोलते हैं हम इसे। और आपने देखा था कि क्या हो रहा था कि वहाँ पर होमोजेंटिसिक एसिड जो है वो ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी की वजह से होमोजेंटिसेट जो था वो एक्यूमुलेट कर जा रहा था। क्या हो रहा था, उसका एक्यूमुलेशन हो रहा था। मींस आप देख रहे थे कि होमोजेंटिसेट से मिलाइल एसिटोएसिटेट बनाने के लिए होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज चाहिए था, लेकिन होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज या फिर होमोजेंटिसेट जो है एंजाइम वो डेफिशिएंट होने की वजह से होमोजेंटिसिक एसिड का एक्यूमुलेशन होने लगा। तो ये जो रिएक्शन मैंने भी बोला, ये डिग्रेडेटिव पाथवे यानी कि कैटाबॉलिज्म ऑफ टायरोसिन का ये डिसऑर्डर है एल्केप्टेन्यूरिया, ध्यान रखिएगा। और ये जो था, जो एल्बिनिज्म आपने देखा, ये किसका था, ये मेलानिन सिंथेसिस के एंजाइम के डिफेक्ट की वजह से होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ ये पिक्चर देखते हैं जिसमें कि लेफ्ट साइड वाले यूरिन स्पेसिमेन में आपको दिख रहा होगा कि रूम टेम्परेचर पर यूरिन को आपने 15 मिनट्स
स्टैंडिंग करके छोड़ दिया। फिर आप 15 मिनट्स बाद देखेंगे ना अपर सरफेस पर ना डार्कनिंग शो हो रही है। आप देख सकते हैं कि अपर सरफेस पे क्या हो रही है, डार्कनिंग शो हो रही है। और 2 घंटे बाद है ना, 2 आवर्स के बाद आप देखें कि यूरिन क्या हो गया, कम्प्लीटली ब्लैक हो जाता है, कम्प्लीटली ब्लैक हो जाता है ड्यू टू फर्दर ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब एक तो ये चीज़ आपने ना ये की पॉइंट्स याद रखनी है, क्योंकि जब आप क्लिनिकल केसेस सॉल्व करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। फिर इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं जो कि मैं बार बार बोलूँगी अभी। 3 कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स याद रखिएगा। होमोजेंटिसिक एसिड्यूरिया, ठीक है, क्यों हुआ, इसका ये नाम क्यों पड़ा, आपको सब समझ आ गया होगा। इसमें क्या होता है, द पेशेंट्स यूरिन कंटेन एलिवेटेड लेवल ऑफ होमोजेंटिसिक एसिड विच इज ऑक्सीडाइज टू अ डार्क पिगमेंट ऑन स्टैंडिंग। ठीक है, तो आपने ये चीज़ समझनी है। दूसरा है लार्ज जॉइंट अर्थराइटिस, है ना, ये जॉइंट का जो वाला जो सिम्टम्स है ना, ये बैक नी पेन, ये ध्यान रखिएगा, ये तुरंत नहीं होता, ये स्लो और क्रॉनिक प्रोसेस होता है। ठीक है, लेकिन जो पेशेंट्स होते हैं अल्केप्टोन्यूरिया के, उनके अंदर लार्ज जॉइंट अर्थराइटिस देखने को मिलता है और ब्लैक ओक्रोनोटिक पिगमेंटेशन ऑफ कार्टिलेज एंड कोलेजिनियस टिश्यूज देखने को मिलता है। तो पेशेंट में ना क्या होगा, जॉइंट अर्थराइटिस डेवलप होता है और कार्टिलेज और कोलेजिनस टिश्यू में ना ब्लूइश ब्लैक पिगमेंटेशन डिपोजिशन होने लगती है, जिसको हम लोग ओक्रोनोटिक भी बोलते हैं, ओक्रोनोटिक पिगमेंट भी बोलते हैं, वो डिपॉजिट होने लगता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन 3 कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को ध्यान रखिएगा, आपके लिए क्लिनिकल केस सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि वर्टेब्रल डिस्क में कैसे ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्केप्टोन बॉडीज़ बोलते हैं। और ये अल्केप्टोन बॉडीज़ जो है ना डिपॉजिट हो जाते हैं वर्टेब्रल डिस्क ऑफ पेशेंट में। ठीक है, इसी वजह से पेन भी होता है, क्योंकि वहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं और डीजेनरेटिव चेंजेस करते हैं। अब इसकी जो डिस्कवरी हुई थी, कैसे हुई थी ये ब्लैक यूरिन वाली, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो सर आर्कीबाल्ड गेरॉड इंटरेस्टिंगली नोटिस्ड इन पेशेंट्स दैट देयर यूरिन एंड अंडरवियर टर्न्ड ब्लैक on standing due to oxidation of homogenetic acid, and he studied these cases and concluded the condition is inherited due to an enzyme deficiency in homogenetic acid metabolism. तो गेरॉड्स ने ही ये डिस्कवर किया था पेशेंट्स में कि कैसे यूरिन ब्लैक में कन्वर्ट हो जा रहा है। और इंटरेस्टिंगली गेरॉड ने ही इंट्रोड्यूस किया था एक टर्म इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म एग्जाम के लिए भी, और गेरॉड ने ही इसको डिस्कवर किया था। अब एक नीट पीजी का भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम के लिए वाइवा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज गेरॉड्स टेट्राड। तो आप ध्यान रखिएगा, गेरॉड्स टेट्राड में 4 चीज़ें आती हैं, जिसमें कि 2 इनबॉर्न एरर्स आते हैं, अल्केप्टोन्यूरिया एंड एल्बिनिज्म। ठीक है, और जो बाकी के 2 बचे वो क्या है, पेंटोज यूरिया एंड सिस्टेन्यूरिया। तो कभी भी एग्जाम्स में पूछा जाए कि गेरॉड्स टेट्राड क्या है, तो आपने 2 अभी पढ़े, अल्केप्टोन्यूरिया एंड एल्बिनिज्म, जो कि टायरोसिन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड थे, और पेंटोज यूरिया और सिस्टीन यूरिया भी आ जाता है। ये चारों मिला के हम क्या बोलते हैं इसको, गेरॉड्स टेट्राड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। देन क्या क्या बायोकेमिकल डिफेक्ट आते हैं अल्केप्टोन्यूरिया में, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज की। अब नॉर्मेलिटी की वजह से क्या होगा, ब्लैकनिंग ऑफ यूरिन होगी, जो कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने की वजह से होगी। होमोजेंटिसिक एसिड क्या होगा, ऑक्सीडाइज होकर पॉलीमराइज होकर के ब्लैक कलर का एल्केप्टोन बॉडीज बना लेता है, और पेशेंट क्या डेवलप करते हैं, जो एल्केप्टोन बॉडीज का डिपोजिशन होता है इंटरवर्टेब्रल डिस्क में, कार्टिलेजेस ऑफ नोज में, पिन्ना ऑफ ईयर में, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओक्रोनोसिस। तो आप इन टर्म्स को एकदम ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ब्लैक पिगमेंट्स क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ में, इंक्लूडिंग जॉइंट कैविटीज़, और जो कि क्या करेगा, अर्थराइटिस कॉज करता है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कैसे स्क्लेरा पिगमेंटेशन हो रही है, पैची पिगमेंटेशन हो रहा है बाइलेटरल पाम्स पे, और ईयर कार्टिलेज पे कैसे आपको पिगमेंटेशन देखने को मिल रहा है, फिंगर नेल्स भी ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रही है। फिर एक्सरे में भी आपको ना क्या देखने को मिलेगा, पिगमेंट डिपोजिशन दिखेगा, जो कि ओक्रोनोसिस हम लोग बोल रहे हैं, और वो डीजेनरेटिव चेंजेस करेगा, इंटरवर्टेब्रल डिस्क चेंजेस करेगा, डीजेनरेटिव डिस्क चेंजेस करेगा। तो ये सेकेंडरी चेंजेस करता है, क्योंकि एल्केप्टोन जो है ना, बॉडीज़ जो हैं वो डिपॉजिट होने लगते हैं इस वजह से।
डायग्नोसिस के लिए यूरिन बिकम्स ब्लैक ऑन स्टैंडिंग, हम देख चुके हैं। फेरिक क्लोराइड टेस्ट करते हैं जो कि पॉजिटिव आएगा फॉर यूरिन। और बेनेडिक्स टेस्ट आप जानते हैं, क्योंकि बेनेडिक्स टेस्ट कुछ नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस को भी पॉजिटिव देता है। तो बेनेडिक्ट टेस्ट जब लगाएंगे तो होमोजेंटिसेट ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा इस एल्केप्टेन्यूरिया के केस में, तो मडी येलो प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। देन आता है डिटेक्शन ऑफ होमोजेंटिसिक एसिड कैसे करते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी एडवांस लेवल पे और मास स्पेक्ट्रोमेट्री से करते हैं। देन लास्ट केस है ये हाइपर टायरोसिनीमियास का, जिसमें क्या होता है, जिसको हम लोग हिपैटोरीनल टायरोसिनीमिया भी बोलते हैं और टायरोसिनीमिया टाइप 1 भी बोलते हैं। अभी हमने देखा था ये कैटाबॉलिक जो टायरोसिन का साइकिल था उसी में ये एंजाइम आया था, आपने लास्ट में देखा था, जो कि फ्यूमेराइल एसिटोएसिटेट को फ्यूमेराइल एसिटोएसिटेट हाइड्रोलेज जो स्प्लिट कर रहा था किसमें, फ्यूमेरेट में और एसिटोएसिटेट में। और अगर ये एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो बहुत ही सीवियर कंडीशन है ये टायरोसिन कैटाबॉलिज्म का, और डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें, और केबेज लाइक ऑर्डर आएगा, हाइपोग्लाइसीमिया जैसी कंडीशन हो जाती है, लीवर फेलियर हो जाता है, और इस केस में मेंटल रिटार्डेशन भी देखने को मिलता है। यूरिन में टायरोसिन ऑब्वियसली कैटाबोलाइज नहीं हो पा रहा है, तो यूरिन में टायरोसिन की मात्रा बढ़ जाएगी, टायरोसिन आने लगेगा, और सीरम में भी क्या बढ़ेगा, टायरोसिन बढ़ेगा। तो ये था आपका क्लिनिकल केस डिस्कशन, और अब हम करेंगे इसी पे बेस्ड क्लिनिकल केस को सॉल्व।